नमस्कार। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमें ये समझना है कि कैसे एक अकेले रणनीतिकार की शानदार कूटनीति और उसके सत्ता के तंत्र ने एक बढ़ते हुए उपमहाद्वीप को भारत के पहले और सबसे विशाल अखंड साम्राज्य में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की और उसके पीछे के मास्टरमाइंड आचार्य चाणक्य की। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे इन्हीं पक्की राजनीतिक रणनीतियों से दूर हटने पर आगे चलकर इस महान साम्राज्य का पतन भी हो गया। ये पूरी कहानी सत्ता, कूटनीति और व्यवस्था का एक जबरदस्त उदाहरण है। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, चाणक्य की प्रतिज्ञा। दूसरा, मास्टरमाइंड की रणनीतियां। तीसरा, एक अटूट व्यवस्था का निर्माण। चौथा, अशोका और एक महान वैचारिक बदलाव। और पांचवा, साम्राज्य का पतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, चाणक्य की प्रतिज्ञा। इस विशाल साम्राज्य की जड़ें किसी शाही महल या राजघराने में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षक के स्वाभिमान और उसके अपमान में छुपी हैं। ये वो पल था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। 2 लाख, जरा सोचिए, 2 लाख पैदल सैनिक, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस समय मगध पर राज करने वाले क्रूर राजा धनानंद की विशाल सेना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उस वक्त एक तरफ तो यूनानी आक्रांता सिकंदर महान भारत की दहलीज पर दस्तक दे रहा था और दूसरी तरफ तक्षशिला के एक साधारण शिक्षक चाणक्य ने इस खतरे को भांप लिया था। वो धनानंद को चेतावनी देने उसके दरबार पहुंचे, लेकिन भोगविलास और मदिरा में डूबे धनानंद ने चाणक्य का घोर अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। बस वहीं चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर ये कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस घमंडी नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देते, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अब भविष्य का हथियार कहाँ से मिला? ये मिला राजाकुलम में। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि बच्चों का एक खेल था जिसमें न्याय और प्रशासन की नकल की जाती थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए चाणक्य ने एक युवा लड़के चंद्रगुप्त को ये खेल खेलते हुए देखा। चंद्रगुप्त की न्याय करने की क्षमता और उसके लीडरशिप स्किल्स को देखकर चाणक्य इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस शिकारी को 1000 चांदी के सिक्के यानी करशापन देकर चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया। और यहीं से शुरू हुआ उस युवा को भविष्य का सम्राट बनाने का सख्त प्रशिक्षण। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मास्टरमाइंड की रणनीतियां। देखिए, चाणक्य बहुत अच्छी तरह जानते थे कि धनानंद की इतनी बड़ी सेना को सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने शारीरिक बल से ज्यादा अपनी कूटनीति और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। इस अचूक कूटनीति के 3 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले, दुश्मन की सेना में खौफ पैदा करना। जब सिकंदर की सेना व्यास नदी तक पहुंची, तो चाणक्य ने उनकी सेना में ये अफवाह और डर फैला दिया कि भारत देवों की भूमि है और यहाँ गलत इरादे से आगे बढ़ने का मतलब है सीधे मौत। थकी हुई यूनानी सेना खौफ खाकर वापस लौट गई। उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी सेनाओं को जोड़ा, अपनी सीमाओं को मजबूत किया और फिर सही समय आने पर राजधानी पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर एक रणनीति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। खिचड़ी हमेशा किनारे से खानी चाहिए। ये कमाल की बात चाणक्य ने एक बूढ़ी औरत की कहानी से सीखी थी। उन्हें समझ आ गया था कि धनानंद के साम्राज्य यानी मगध के सेंटर पर सीधा हमला करना एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसके बजाय एक सक्सेसफुल घेराबंदी के लिए सबसे पहले बाहरी और सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतना और उन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। और ये मास्टर प्लान कितना कारगर था, ये इन ऐतिहासिक घटनाओं से साबित होता है। 322 ईसा पूर्व में इसी कूटनीति से चंद्रगुप्त ने राजधानी पाटलिपुत्र पर सफल आक्रमण करके नंदवंश का अंत किया। फिर 305 ईसा पूर्व में पश्चिम से फिर से उभरते हुए खतरा सेल्यूकस निकेटर को एक बड़े युद्ध में हराया। इसके बाद जो संधि हुई, उसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस महागठबंधन ने भारत की सीमाओं को सीधे काबुल, कांदाहार और हिंदुकुश की पहाड़ियों तक फैला दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक अटूट व्यवस्था का निर्माण। देखिए, सत्ता हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे बरकरार रखना बिल्कुल अलग खेल है। इतने बड़े अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोए रखना कोई आसान काम थोड़ी था। इस पूरे साम्राज्य की नींव टिकी थी चाणक्य के अर्थशास्त्र पर। चाणक्य द्वारा रची गई ये किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं थी, बल्कि एक मास्टर ब्लूप्रिंट थी। ये वही राजनीतिक रणनीति थी जिसने मौर्य साम्राज्य की असली नींव रखी।
इसी ब्लूप्रिंट ने इस साम्राज्य को दुनिया का सबसे व्यवस्थित, मानकीकृत अर्थव्यवस्था वाला और केंद्रीकृत प्रशासन बना दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। उस प्रशासन की सिक्योरिटी और प्रैक्टिकल अप्रोच अपने चरम पर थी। पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक ऐसा जाल बिछा था जो बिजली की गति से सम्राट तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाता था। न्याय व्यवस्था इतनी सख्त और निष्पक्ष थी कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। चोरी चकारी तो जैसे गायब ही हो गई थी। और सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा का आलम तो ये था कि वो कभी भी लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये उस समय स्थापित की गई मजबूत राजनीतिक रणनीतियों और हार्ड पावर का एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसने मौर्य सत्ता को अभेद्य बना दिया। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, अशोका और एक महान बदलाव। ये मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी का दौर था। तब साम्राज्य के विचारधारा में एक ऐसा यूटर्न आया जिसने इसका भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 1261 ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक ने स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट कलिंगा राज्य पर आक्रमण किया, तो उस युद्ध का नतीजा रूह कपा देने वाला था। 1 लाख मौतें, 1.5 लाख बंदी और अनगिनत लावारिस लाशें। युद्ध के मैदान के पास बहने वाली दया नदी का पानी इंसानी खून से लाल हो गया था। जब अशोक ने जीत के बाद उस मैदान का मुआयना किया, तो उन बिखरी लाशों और अनाथ बच्चों की चीखों ने इस शक्तिशाली सम्राट को अंदर तक हिला दिया, हमेशा के लिए। कलिंगा के बाद अशोक ने हमेशा के लिए तलवार त्याग दी और शांति का रास्ता चुना। यहाँ पर एकदम क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे चाणक्य द्वारा बनाई गई हार्ड पावर, जिसमें हमेशा तैयार रहने वाली सेना, जासूसों का जाल और विस्तारवाद शामिल था, अब पूरी तरह सॉफ्ट पावर में बदल गई। अशोक ने धम्मा की नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, अस्पतालों का निर्माण और बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार शामिल था। राज्य का पूरा ढांचा अब युद्ध और कूटनीति से हटकर शांति और विचारों की ओर मुड़ गया। अब हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, साम्राज्य का पतन। ये इतिहास का एक कड़वा सच है कि जो शिखर पर पहुंचता है उसका ढलना निश्चित होता है। लेकिन इस महान साम्राज्य के पतन की जड़ें कहीं न कहीं इसी बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव में छुपी थीं। निष्पक्ष रूप से अगर पतन की मेन रीजंस को एनालाइज किया जाए, तो शांति के 40 साल के लंबे दौर ने दुनिया की सबसे खतरनाक सेना को सुस्त कर दिया था। ऊपर से हजारों स्तूप के निर्माण और धर्म के प्रचार ने राजकोष यानी ट्रेजरी पर भारी बोझ डाला। लाखों सैनिकों और जासूसों की विशाल ब्यूरोक्रेसी की सैलरी देना मुश्किल होने लगा। अशोका के बाद कुणाल और दशरथ जैसे कमजोर उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके। सेंटर वीक हो गया और जैसे ही सीमाएं असुरक्षित हुईं, यूनानी आक्रमणकारों ने फिर से भारत पर हमले शुरू कर दिए। ये आइडियलिज्म और ग्राउंड रियलिटी के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव था। पतन की ये पूरी प्रोसेस 185 ईसा पूर्व के इस आखिरी पल तक पहुंची। ये कोई विदेशी हमला नहीं था। मौर्य वंश का आखिरी राजा बृहद्रथ अपनी सेना का विश्वास पूरी तरह खो चुका था। सेना को लगता था कि एक कमजोर राजा के रहते देश सुरक्षित नहीं है, तो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य प्रदर्शन के बहाने राजा को परेड ग्राउंड में बुलाया और पूरी सेना के सामने उसकी हत्या कर दी। ये एक तरह का मिलिट्री कू था, जिसे उस वक्त एक बिखरती हुई स्टेट को मिलिट्री सिक्योरिटी वापस दिलाने के एक हताश पर स्ट्रेटेजिक कदम के रूप में देखा गया। तो अंत में ये बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या मौर्यों का पतन ये साबित करता है कि तलवार के दम पर बना कोई भी साम्राज्य सिर्फ शांति के भरोसे कभी जिंदा नहीं रह सकता? किसी भी राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर यानी सैन्य शक्ति और आध्यात्मिक शांति के बीच का बैलेंस कितना जरूरी है? आचार्य चाणक्य ने जिन पक्की राजनीतिक रणनीतियों से साम्राज्य की नींव को अभेद्य बनाया था, क्या वो बैलेंस खोने की वजह से ही ढह गई? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म होता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस शर्त यह है कि इसे ध्यान से देखा और समझा जाए। आज के सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।